नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी साइंस का एक प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 का करने वाले हैं, जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, पानी का आयतन प्रसार गुणांक न्यूनतम होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 15.5 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 4 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर वस्तु के एकांक आयतन में होने वाली वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन वी है तथा ताप परिवर्तन डेल्टा टी करने पर इसके आयतन में वृद्धि डेल्टा वी होती है, तो आयतन प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा? आयतन में वृद्धि बटे मूल आयतन गुणे ताप में वृद्धि, मतलब डेल्टा वी गुणे डेल्टा टी अपान वी। तो हो जाएगा सामान्य पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो इनमें प्रसार होता है, किंतु जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के अणु सिकुड़ते हैं, अर्थात जल के आयतन में कमी हो जाती है तथा घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, यही कारण है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तथा आयतन प्रसार गुणांक न्यूनतम होता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। साम्य अवस्था में पहला ऑप्शन क्या होता है? वस्तु के सभी हिस्से समान ताप पर होते हैं, ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं होता है। सी, ऊष्मा का कोई अवशोषण नहीं होता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, वस्तु के सभी हिस्से समान ताप पर होते हैं, साम्य अवस्था में समान ताप पर होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे हम। रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक साम्यावस्था पर स्थित को कहते हैं, जिसमें दो विपरीत क्रियाएं समान गति से संपन्न होती रहती है तथा क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की आपेक्षिक मात्रा समय के साथ स्थिर बनी रहती है। अर्थात भिन्न भिन्न ताप पर दो वस्तुएं जब एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं तो उस समय दोनों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, अतः एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अब और ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता। इस स्थिति को तापीय साम्य की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में यह कहा जाता है कि दोनों वस्तुओं का ताप समान है, अर्थात वस्तुएं साम्य अवस्था में हैं। अब तीसरा प्रश्न है, एक धातु प्लेट का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है किस पे? दो सिरों के बीच ताप परिवर्तन पर। बी, प्लेट की मोटाई पर। सी, प्लेट के क्षेत्रफल पर। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3D, इसका डी वाला हो जाएगा ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि किसी पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण ऊष्मा चालकता कहलाता है। ऊष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है तथा जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन जितना अधिक होता है उनकी ऊष्मा चालकता भी उतनी ही अधिक होती है। किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो अस्थायी अवस्था में उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 2 समांतर तापमापी पृष्ठों के लंबवत प्रवाहित होती है। यह तभी संभव होता है जबकि पृष्ठों के बीच ताप प्रवणता डेल्टा टी अपान डेल्टा एक्स एकांक हो। ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मा चालकता गुणांक को के से प्रदर्शित करते हैं। के बराबर डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी ए इंटू डेल्टा टी अपान डेल्टा एक्स, जहाँ ए क्या है? एकांक पृष्ठ का क्षेत्रफल है और डेल्टा क्यू क्या है? ऊष्मा है। डेल्टा टी ताप परिवर्तन है। स्पष्ट है, धातु प्लेट का ऊष्मा चालकता गुणांक प्लेट के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चौथा प्रश्न है, सामान्यतः पानी गर्म होता है, कब गर्म होता है? चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, संवहन द्वारा। सामान्यतः ऊष्मा का स्थानांतरण विधियों चालन, संवहन और विकिरण होता है। साधारणतः द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन प्रक्रम द्वारा होता है। इसमें पदार्थ को गर्म करने पर कण पूर्णतः स्थानांतरण से धारा में बहती हैं, संवहन धाराएं कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि पानी संवहन प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है। पांचवा प्रश्न, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ये किसका नियम है? स्टीफन का है, किरचॉफ का है, प्लांक का है या वीन्स का है? तो ये हो जाएगा आपका किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम विकिरण नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी दी
दी गई तरंगदैर्घ्य के लिए सभी पृष्ठों की उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता की क्या उत्सर्जन क्षमता की निष्पत्ति समान एवं नियत होती है तथा यह उसी ताप पर एक आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता के अनुपात के बराबर होती है, जहां ई लैम्डा बराबर ई लैम्डा अपान ए लैम्डा, जहाँ पे ई लैम्डा क्या कहलाता है, वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, और ए लैम्डा वस्तु की अवशोषण क्षमता, और ई लैम्डा नियतांक किरचॉफ नियतांक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर छठा प्रश्न है, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता निर्भर करती है किस पे? दी गई ऊष्मा पर, बढ़ाए गए ताप पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के आयतन पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्माधारिता सी बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, तो सी बराबर यम गुणे यस हो जाएगा। इसका मात्रक जूल, केल्विन या कैलोरी होता है। किसी वस्तु की ऊष्माधारिता का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। 7वां प्रश्न है, किसी पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर, आयतन पर, ताप पर, प्रकृति पर। तो हो जाएगी प्रकृति पर। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, जो अन्य पदार्थों की तुलना में बहुत अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब विशिष्ट ऊष्मा यस बराबर क्यू अपान एम गुणे डेल्टा टी, जहाँ क्यू पदार्थ की को दी गई ऊष्मा की मात्रा है, यम क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान है, डेल्टा टी ताप में वृद्धि है। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी वस्तु प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगी? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण। ऐसे गोलीय दर्पण जिनमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है तथा उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस बिंदु से पहले बनता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने वाले दर्पण के रूप में, सड़क के किनारे लगे लैंपों में परावर्तक के रूप में करते हैं। ऐसे गोलीय दर्पण जिनमें परावर्तन दबी सतह से होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। प्रश्न 9वां आप देखेंगे। अवतल दर्पण के लिए यदि x1 व x2 वस्तु तथा इसके प्रतिबिंब की फोकस से दूरियां हैं, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन है x1 x2, x1 प्लस x2 अपान 2, रूट x1 x2, डी x1 x2 अपान x1 प्लस x2। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अवतल दर्पण के सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा? 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। अब यहाँ पे x1 x2 रख देंगे, u बराबर x1 और u v बराबर x2। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? 1 अपान एफ बराबर 1 अपान x2 प्लस 1 अपान x1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो 1 अपान एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान एफ बराबर हो जाएगा आपका 1 अपान एफ बराबर x1 प्लस x2 अपान x1 x2। तो एफ बराबर x1 x2 अपान x1 प्लस x2। अब 10वां प्रश्न है, किसी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान है तथा इसके प्रतिबिंब पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हो जाएगा ए ऑप्शन प्लस माइनस आर, बी ऑप्शन 2r, सी ऑप्शन r अपान 2, डी ऑप्शन 0 या 0। तो ऑप्शन 10 हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। तो इसमें जब मान रख देंगे हम किसका, r1 बराबर r2 बराबर r, तो क्या हो जाएगा 1 अपान f बराबर 1 अपान एफ बराबर n-1 ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। लेंस में दो पृष्ठ हैं, r2 r1 के विपरीत होगा, अतः r2 ऋणात्मक होगा।
इसलिए 1/f बराबर n माइनस वन 1/r1 और ये -1/1 दोनों को जोड़ देंगे तो 1/f बराबर n माइनस वन ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये n का मान रख दिया 1.5। 1/f बराबर 1.5 माइनस 1 तो 1/f बराबर 0.5 गुणे 2/r। तो 1/f बराबर क्या हो गया 1/r। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा f/r। अब प्रश्न 11वां है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है क्यों? लाल रंग के प्रकाश के लिए, हरे रंग के प्रकाश के लिए, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए और प्रकाश के सभी रंगों के लिए समान होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है कब होता है? लाल रंग के प्रकाश के लिए, हरे रंग के प्रकाश के लिए, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए या प्रकाश के सभी रंगों के लिए समान होता है। तो इसका हो जाएगा 11 का सी। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। पदार्थ के तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक में व्युत्क्रमणपाती होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर अपवर्तनांक घटता है तथा तरंगदैर्घ्य घटने पर तथा अपवर्तनांक बढ़ता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा, क्योंकि म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ² होता है, जहाँ म्यू पदार्थ का अपवर्तनांक, लैम्डा पदार्थ का तरंगदैर्घ्य है। अब 12वां प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस के लिए वस्तु तथा इसके द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? 2f, 4f, f और f/2। तो ऑप्शन हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा, मतलब f हो जाएगा। 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू बराबर 1.5 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? r1 बराबर r2 बराबर r। तो ये सेम पहले जैसा क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है अभी, जैसे 12वां इसमें क्या निकालना था? बीच की न्यूनतम दूरी, और प्रश्न उसमें क्या निकालना था 10 में? फोकस दूरी। फोकस दूरी ही न्यूनतम दूरी के हिसाब से हो जाएगा, तो दोनों का आंसर सेम आया है। अब देखते हैं प्रश्न 13। लेंस का आवरणक समायोजन बनाता है, क्या बनाता है? समायोजन बनाता है काला व सफ़ेद प्रतिबिंब, रंगीन प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो अपवर्तनांक के तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष बदलाव से प्रभावित नहीं होता, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये डी ऑप्शन था, तो इस सब में सही हो जाएगा सी वाला। प्रतिबिंब जो अपवर्तनांक के तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष बदलाव से प्रभावित नहीं होता, यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 13 का इसका एक्सप्लेनेशन। प्रत्येक रंग की तरंगदैर्घ्य भिन्न होती है। बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इन भिन्न भिन्न रंगों का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर भिन्न भिन्न स्थानों पर बनता है। यह दोष इसलिए उत्पन्न होता है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा इसके कारण लेंस की फोकस दूरी भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। इसी दोष को दूर करने के लिए लेंसों का आवरणक समायोजन किया जाता है। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। व्यतिकरण सिद्ध करता है, क्या करता है? तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति, तरंग की अनुदैर्ध्य प्रकृति, तरंग की प्रकृति, कण प्रकृति। तो आंसर हो जाएगा 14 का सी, तरंग की प्रकृति। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में जाती हैं तो उनका अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न भिन्न होता है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंगदैर्घ्य की तीव्रता बहुत अधिक तथा कुछ बिंदुओं पर बहुत कम पाई जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि व्यतिकरण की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। 15वां प्रश्न है, प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है, कैसे? परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा, उपयुक्त सभी से। तो 15 का डी, उपयुक्त सभी से। सामान्यतः प्रकाश की तरंग में विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग की गति के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में सममित रूप से होते हैं। जब प्रकाश की कोई तरंग टूरमेलाइन क्रिस्टल पर डाली जाती है तो तरंग के केवल वे ही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल के अक्ष के समानांतर होते हैं। इस प्रकार निर्यात तरंग में कंपन तरंग की गति की दिशा के लंबवत तल में होते हैं। ऐसी तरंग को समतल ध्रुवित तरंग और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। प्रकाश को
परावर्तन द्वि अपवर्तन द्विवर्णक तथा प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवित किया जाता है। 16वां प्रश्न है, प्रकाश ध्रुवण महत्तम होगा जब इसे कांच की सतह पर आपतन कोण से डाला जा सकता है। 57 डिग्री सेल्सियस, 67 डिग्री सेल्सियस, 53 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हो जाएगा ए 57 डिग्री सेल्सियस। स्कॉटलैंड के भौतिक वैज्ञानिक डेविड ब्रूस्टर ने 1811 ईस्वी में प्रकाश के ध्रुवण की मात्रा और आपतन कोण के मध्य एक संबंध स्थापित किया। ब्रूस्टर के नियमानुसार परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है, अर्थात प्रकाश की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि डाला गया प्रकाश किस कोण पर आपतित किया गया है। किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू तथा ध्रुवण आईपी के बीच संबंध म्यू बराबर tan IP होता है। तो यहाँ पे इसका चित्र दिया गया है। ब्रूस्टर के नियमानुसार एक कोण ऐसा होता है जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। एक विशेष कोण पर प्रकाश के कंपन आपतन तल के लंबवत होता है, इसे ध्रुवण कोण कहते हैं। ध्रुवण कोण को ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं। अर्थात प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक का मान ध्रुवण कोण के स्पर्श रेखा के बराबर होता है। म्यू बराबर tan IP, म्यू बराबर 1.5 tan IP, तो IP बराबर tan इनवर्स 1.5, तो 1.5 हो जाता है 57 डिग्री का। अतः कांच के लिए ध्रुवण कोण 57 डिग्री होता है। अब देखते हैं प्रश्न 17 प्रश्न है, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है, 1 ओहम होता है, 0.5 ओहम होता है या अनंत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 0 होता है। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। ज्ञात है कि I बराबर क्या होता है? E/R+R। I क्या है? वैद्युत वाहक बल है। I क्या है? धारा है। R परिपथ में बाह्य प्रतिरोध है। R आंतरिक प्रतिरोध है। यदि R बराबर 0 तो I max बराबर E/R हो जाता है, इसलिए ये 0 होता है। अब प्रश्न देखते हैं 18वां। 1.25 वोल्ट और 0.75 वोल्ट के दो सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? तुल्य वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? 0.5 वोल्ट, 1.25 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा डी 0.5 वोल्ट। V1 बराबर दिया है 1.25, V2 बराबर 0.75। सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ में वोल्टेज क्या हो जाएगा? 1/V बराबर 1/V1 प्लस 1/V2। तो 1/V बराबर 1/1.25 प्लस 1/0.75। तो 1/V बराबर 0.75 प्लस 1.25 गुणे बटे 1.25 गुणे 0.75। तो 1/V बराबर 2/1.25 गुणे 0.75। V बराबर क्या हो जाएगा? 1.25 गुणे 0.75 बटे 2। तो इनको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.5 वोल्ट। तो सूत्र हमको ये याद होना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न 19वां प्रश्न है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे? इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, और ऑप्शन है इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। तो आंसर है उपयुक्त सभी पर। सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित वैद्युत अपघट्ट वैद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है: दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, ताप पर, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। 20वां प्रश्न है, किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा होती है, क्या होती है? पहला ऑप्शन है लगाए गए क्षेत्र के विपरीत, दूसरा है लगाए गए क्षेत्र की दशा में, और लगाए गए क्षेत्र के लंबवत, और डी लगाए गए क्षेत्र की दिशा पर निर्भर नहीं करती। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 20वें का क्या? लगाए गए क्षेत्र के विपरीत, लगाए गए क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह उच्च वेग जिससे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक धातु के भीतर प्रवाहित होता है,
अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन के वेग 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा लगाए गए क्षेत्र के विपरीत होती है। तो यहाँ पे ये चित्र बनाया गया है और इसमें ऐसे हो रहा है। आप देखते हैं प्रश्न 21वां प्रश्न है आपका, एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से क्या जोड़कर अमीटर में बदला जा सकता है। पहला ऑप्शन है एक निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, और दूसरा ऑप्शन है आपका एक निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, और तीसरा ऑप्शन है एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, और चौथा है एक उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। अमीटर निम्न प्रतिरोध का एक धारामापी होता है जिसका प्रयोग किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मापन के लिए किया जाता है। एक निम्न प्रतिरोध को धारामापी के समांतर क्रम में जोड़कर शंट द्वारा उसे अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। 22वां प्रश्न है, एक 10 सेमी लंबे तार का प्रतिरोध 12 ओम है। कितना है, 12 ओम है। इसे एक वृत्त में मोड़ा गया है। इसके व्यास पर दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर है। कितना, 12 ओम, 6 ओम या 3 ओम या 32 ओम। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 3 ओम। जब एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक वृत्त में मोड़ा जाता है तो उसका प्रतिरोध दो समांतर प्रतिरोधों प्रत्येक 6 ओम में बढ़ जाता है। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6, तो 1/r बराबर 2/6 बराबर 1/3। r बराबर कितना हो जाएगा, 3 ओम। 23वां प्रश्न है, प्रतिरोध के ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। कितना होगा, 9 ओम होगा, 6 ओम होगा, 1 ओम होगा या 0 होगा। तो 23 का सी हो जाएगा। परिपथ ए और बी के बीच तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में, अतः प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/r बराबर 3/3, r बराबर 1 ओम हो गया। 24, एक 6 वोल्ट की बैटरी को समान मोटाई व 100 ओम प्रतिरोध के 3 मीटर लंबे तार से जोड़ा गया है। तार पर 50 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, 1.5 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, 24 का ए, 1 वोल्ट होगा। ओम के नियम से वी आई बराबर वी अपान आर, तो आई बराबर 6/100, तो 0.06 एंगस्ट्राम हो गया। तार में 50 सेंटीमीटर पर प्रतिरोध R1 हो तो R बराबर PL अपान A से R अपान L बराबर R1 अपान L1, 100/3 R1 अपान 0.5, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर। R1 बराबर 50/3 ओम, तो L1 बराबर कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। तो तार पर 50 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर IR1 हो जाएगा। 0.06 गुणे 50/3 बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 25वां प्रश्न, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है किससे, आकृति आकार से या अभिविन्यास से चक्रण से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिविन्यास से। चुंबकीय क्वांटम संख्या यम उपकोष के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। इसका मान द्विगंशी क्वांटम संख्या यल के मान पर निर्भर करता है। इसका मान यल के किसी एक मान के लिए -L से +L तक शून्य सहित होता है। यम के कुल मान 2L+1 के बराबर होता है। और अभिविन्यास को द्विगंशी क्वांटम संख्या से हम प्रदर्शित करते हैं। 26वां प्रश्न है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, क्या होता है, बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है, या कोई संबंध नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा कम होता है। ट्रांसफार्मर का एक ऐसा उपकरण है जिसका
प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज घटाने के लिए किया जाता है। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्राथमिक कुंडली में जाने वाली धारा से एक परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, तब समान क्रोड से संबद्ध द्वितीयक कुंडली में भी परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के कारण एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर या उपचाई ट्रांसफार्मर। तो IP अपान IS बराबर VS अपान VP बराबर NS अपान NP। तो VP क्या है? प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता। VS द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता। NP क्या है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। NS क्या है? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। इस प्रकार की व्यवस्था को उच्चाई ट्रांसफर कहते हैं। इस प्रकार द्वितीय कुंडली में धारा प्राथमिक कुंडली से कम होती है। अब 27वां प्रश्न है, क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को प्रदर्शित करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या कहलाती है? वो मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का पूर्ण वर्णन किया जाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या n इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, जहां n बराबर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक केवल धनात्मक पूर्णांक होता है। विभिन्न कोषों को क्रमशः k l m द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। 28वां प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के परस्पर कक्षों में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है, क्या होता है? h अपान 2 पाई, h अपान 2 पाई, x+1 h अपान 2 पाई, n-1 h अपान 2 पाई। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा, h अपान 2 पाई। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 है, अतः इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। यह 1s ऑर्बिटल में उपस्थित है। किसी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल कोणीय संवेग p का मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। p बराबर NH अपान 2 पाई, लेकिन हाइड्रोजन के लिए n का मान 1 हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? p h अपान 2 पाई के बराबर हो जाएगा, h अपान 2 पाई। प्रश्न 29वां, जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती है, क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा में अंतर होता है, क्या होता है? समान रहता है, बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी कक्षकों की ऊर्जा En बराबर -13.6 Z² अपान n², जहाँ Z तत्व का परमाणु क्रमांक तथा n कक्षकों की संख्या है। क्वांटम संख्या n बराबर 1 के लिए E1 बराबर -13.6 Z² अपान 1², तो बराबर -13.6 का 6 Z²। क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए E2 बराबर -13.6 Z² अपान 2²। तो E2 बराबर -13.6 Z² अपान 4, तो E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा? -13.6 Z² अपान 4 प्लस 13.6 Z²। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो गया -3.4 Z² प्लस 13.6 Z²। क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए E3 बराबर -13.6 Z² अपान E3 -13.6 Z² अपान 9। तो E3 माइनस E2 बराबर कितना हो जाएगा? -13.6 Z² अपान 9 प्लस 13.6 Z² अपान 4, तो -1.5 Z² प्लस 3.4 Z²। तो ये क्या हो जाएगा? 1.89 Z²। स्पष्ट है कि जैसे जैसे क्वांटम संख्या n बराबर 1 2 3 का मान बढ़ता है तो दो क्रमिक ऊर्जा कक्षकों के बीच अंतर घटता जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर हम 30वां प्रश्न देखेंगे। परमाणु बम आधारित है किस पे? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे, रेडियोधर्मिता पर, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन
नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी से उच्च ऊर्जा मुक्त होती है। यही परमाणु का बम का सिद्धांत है। परमाणु बम में विस्फोट सामान्य ताप पर व दाब पर संभव है। यही कारण है कि परमाणु बम की अभिक्रिया नाभिकीय संलयन पर आधारित नहीं है। यूरेनियम 235 92 प्लस 0 N1, ये गिब्स बेरियम 56 141 प्लस 56 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 0 N1। अब देखते हैं प्रश्न 31वां। प्रश्न 31वां है, किसी धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु के सतह से कौन सा विकिरण प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एक फोटॉन धातु की सतह पर आपतित होता है तो ऊर्जा का एक भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में व्यय होता है। इस ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। आपतित फोटॉन ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में व्यय होता है। इसे ईके से प्रदर्शित करते हैं। तब ऊर्जा संरक्षण के नियम से HF बराबर फाई प्लस ईके, जहाँ H प्लांक नियतांक तथा F आवृत्ति है। HF माइनस फाई बराबर ईके। गतिज ऊर्जा ईके बराबर 1/2 mv² मैक्स। तो अब देखेंगे इसको, HF माइनस फाई बराबर हाफ mv² मैक्स। यदि आपतित फोटॉन की आवृत्ति F धातु की देहली आवृत्ति F0 के बराबर हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य होगी। 1/2 mv² मैक्स बराबर 0। तो HF0 बराबर फाई। समीकरण 2 में फाई का मान रखने पर HF माइनस HF0 बराबर 1/2 mv² मैक्स। तो 1/2 mv² मैक्स बराबर HF माइनस F0। F0 धातु की देहली आवृत्ति है। स्पष्ट है कि धातु के सतह से विकिरण द्वारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा कार्य के धातु के कार्य फलन से अधिक होनी चाहिए। अतः 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का विकिरण प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा। 32वां प्रश्न, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, या केवल स्थिर आयन होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। पीएन संधि डायोड जब एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को जहां पर क्रिस्टल जुड़ते हैं उसे पीएन संधि कहते हैं। पी टाइप क्षेत्र में पी टाइप संधि में कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा इतने ही स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं, जबकि एन टाइप क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा इतने ही स्थिर धनात्मक दाता आयन होते हैं। इस प्रकार दोनों क्षेत्र विद्युत उदासीन होते हैं। पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें आवेश वाहक नहीं होते अवक्षय परत कहलाती है। इस परत में सिर्फ स्थिर आयन होते हैं। इसकी मोटाई 10⁻⁻7 मीटर होती है। पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन तरंग दृष्टिकारी के रूप में, प्रवर्धन के रूप में, दोनों ए और बी के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 33 का ए। डायोड वाल्व का प्रयोग तरंग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है, अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को विदिष्ट धारा में बदला जाता है, जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रोड, फिलामेंट तंतु और प्लेट लगे होते हैं, जिसे डायोड वाल्व कहते हैं। 34वां प्रश्न है, केशिका नली में किसी द्रव का चढ़ना किस कारण संभव होता है? श्यानता के कारण, परासरण के कारण, विस्तरण के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण? तो हो जाएगा इसका आंसर डी, पृष्ठ तनाव के कारण। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। पृष्ठ तनाव T बराबर बल बटे लंबाई। तो बराबर किया गया कार्य बटे क्षेत्रफल में परिवर्तन। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का मान द्रव के ताप पर तथा द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। केश नली शीशे की बनी एक बहुत ही सूक्ष्म त्रिज्या वाली खोखली नली होती है।
केश नली में कोई द्रव कितना चढ़ेगा या उतरेगा यह केश नली के व्यास पर निर्भर करता है। यदि केश नली की त्रिज्या r, द्रव का पृष्ठ तनाव T व घनत्व D हो तो नली में चढ़े या उतरे द्रव की ऊंचाई या गहराई क्या हो जाएगी, H बराबर 2T cos थीटा अपान RdG, जहाँ थीटा द्रव व केश नली की दीवार के बीच का स्पर्श कोण है। इससे स्पष्ट है कि r का मान जितना कम होगा अर्थात नली जितनी अधिक पतली होगी, द्रव के तल में चढ़ाव या उतराव उतना ही अधिक होगा। प्रश्न 35वां, निम्न तथ्य में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन है आपका कौन सा सही नहीं है, देखेंगे आप यहाँ पे। वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक सतह प्रक्रिया है। दाब बढ़ाने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है। किसी विलयन का वाष्प दाब हमेशा विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दाब बढ़ाने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है। जब किसी द्रव को ताप दिया जाता है तो निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव और वाष्प की साम्यावस्था की स्थिति में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। किसी द्रव के वाष्प दाब का मान द्रव की प्रकृति तथा द्रव के ताप पर निर्भर करता है। ताप में वृद्धि है, द्रव की सतह को छोड़कर जाने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मुक्त स्थान में साम्यावस्था पर वाष्प अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, अतः ताप में वृद्धि के साथ वाष्प दाब में वृद्धि होती है। विकल्प सी में दिया गया कथन ही गलत है, बाकी सब सही है। अर्थात कौन कौन से सही हैं। वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया एकदम सही है। वाष्पीकरण एक सतह की प्रक्रिया ये भी सही है। किसी विलयन का वाष्प दाब हमेशा विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, ये भी सही, लेकिन ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। तो अब देखते हैं हम 36वां प्रश्न। किसी द्रव का अणुभार बढ़ाने के साथ साथ उसकी श्यानता क्या होती है। श्यानता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बढ़ती है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं, श्यानता कहलाती है। जब द्रव की एक परत किसी दूसरी परत पर फिसलती अथवा फिसलने का प्रयास करती है तो उनके मध्य एक स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करने लगता है जो उनकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है। यह बल श्यान बल F कहलाता है। फोर्स F बराबर माइनस ईटा ए डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, जहाँ ईटा एक नियतांक है, इसे द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स वेग प्रवणता कहलाता है। किसी द्रव का अणुभार बढ़ाने पर उसकी श्यानता बढ़ती है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है, जबकि जल को छोड़कर गैस की श्यानता बढ़ाने पर ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। डाइन सेंटीमीटर इनवर्स 2, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल पर खींची गई काल्पनिक रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर लंबवत कार्य कर रहे बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव T बराबर क्या होता है, F अपान L। तो न्यूटन का बल का सूत्र होता है क्या, ml2 T-2। तो यहाँ पे हम रख देंगे, L कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें इकाई निकालना था, तो बल की इकाई क्या होती है, डाइन होती है, और लंबाई की मीटर हो गई, इसलिए वो लंबाई की सेंटीमीटर हो जाएगी CGS प्रणाली में, तो इसलिए डाइन पर सेंटीमीटर होता है। अब 38वां प्रश्न। ध्रुव में लंदन बल किस में पाया जाता है। ध्रुवीय अणुओं में, अध्रुवीय अणुओं में, हाइड्रोजन बंधीय अणुओं में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, अध्रुवीय अणुओं में पाया जाता है। लंदन बल वांडरवाल्स बलों का सबसे कमजोर बल है। द्रवों में अध्रुवीय अणुभार के मध्य एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, इस बल को लंदन बल कहा जाता है। इस प्रकार के बल अल्पकालिक तात्क्षणिक द्विध्रुवों के निर्माण के कारण उत्पन्न होता है, वे अत्यंत दुर्बल होते हैं। अब देखते हैं 39वां प्रश्न।
अणुओं का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था बदलाव क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका 39 का ए, और संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। तो देखिए यहाँ पे जब पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तन को द्रवीकरण या संघनन कहते हैं। यह वाष्पीकरण की बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। वाष्पन में द्रव पदार्थ वाष्प में बदलता है, लेकिन द्रवीकरण में वाष्प द्रव में बदल जाती है। जब हम एक कप में कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल कर रखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद बर्फ़ पिघलने लगती है और गिलास की बाहरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें लगी हुई हैं। ये पानी की बूंदें द्रवीकरण या संघनन का उदाहरण है। 40वां प्रश्न है, जल एथेनॉल या डाई एथिल ईथर का क्वथनांक क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस, 78.5 डिग्री सेल्सियस और 34.6 डिग्री सेल्सियस है। इनके आणविक बल क्रम होगा, क्या होगा? जल एथेनॉल डाई एथिल ईथर या एथेनॉल जल डाई एथिल ईथर या डाई एथिल ईथर एथेनॉल जल डाई एथिल ईथर जल एथेनॉल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। पहले जल का होगा, फिर एथेनॉल का होगा, फिर डाई एथिल ईथर होगा। जब दो अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु एक सेतु की भांति कार्य करता है तो इसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध, अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध। अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध की तुलना में अत्यधिक प्रबल होते हैं। पानी H2O का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्योंकि इनमें अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है तथा इनके अणु हाइड्रोजन बंध के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इन यौगिकों के अणुओं को अलग करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस कम होता है क्योंकि इनमें अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहते हैं तथा बंध बनाने वाले परमाणु किसी यौगिक के एक ही अणु के भाग होते हैं, अर्थात इनका अंतराणुविक बहुत कम बल कम होता है। विकल्प में दिए गए यौगिकों के अंतर आणुविक बल का क्रम निम्नलिखित है। जल, फिर एथेनॉल, फिर डाई एथिल ईथर। अब 41वां प्रश्न है, किसी द्रव की श्यानता सबसे अधिक है कब? जल में, ग्लाइकॉल में, एल्कोहल में या एसीटोन में। तो आंसर हो जाएगा 41 का बी, ग्लाइकॉल में। तरलों का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी अलग अलग परतों के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, इस गुण को तरल की श्यानता कहते हैं। श्यानता का गुण तरलों में अर्थात द्रवों तथा गैसों दोनों में पाया जाता है। जो तरल की विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति तथा विरूपण का विरोध करता है। अलग अलग पदार्थों या द्रवों में श्यानता का गुण अलग अलग होता है। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। ग्लाइकॉल श्यानता जल, एल्कोहल, एसीटोन की तुलना में अधिक होता है। 42वां प्रश्न, जल के अणु आपस में किस बंध द्वारा संगठित रहते हैं? सहसंयोजी बंध, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध या वंडर वाल बंध। तो इसका हो जाएगा बी, हाइड्रोजन बंध। जल हाइड्रोजन H2O के अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के सहसंयोजक बंध होते हैं। जब पानी के अणुओं को एक साथ रखा जाता है तो उनके आंशिक धन तथा ऋण आवेशों के परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन बंध बनता है। हाइड्रोजन की लुईस संरचना निम्नलिखित है। यह हाइड्रोजन की लुईस संरचना है। अब देखते हैं प्रश्न 43वां, ताप बढ़ाने के साथ द्रव का बहाव क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आंसर हो जाएगा
प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि काफ़ी हद तक द्रवों की श्यानता ताप पर निर्भर करती है, अर्थात पूरे क्षेत्र में ताप बढ़ाने पर श्यानता घटती है। ताप बढ़ाने से श्यानता गुणांक घट जाता है। श्यानता गुणांक के व्युत्क्रम के बहाव को कहा जाता है। बहाव बराबर 1/, श्यानता गुणांक। ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, वहाँ वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। जल में दुर्बल हाइड्रोजन बंद होता है, जल शुद्ध रूप से पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। सामान्यतः एक वायुमंडलीय दाब 760 mm मरकरी पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, अर्थात पानी का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि बाहरी दाब एक वायुमंडलीय 1 atm या 760 mm Hg से अधिक होगा तो पानी उच्च ताप पर उबलेगा, और यदि बाहरी दाब एक वायुमंडलीय या 760 mm Hg से कम होगा तो पानी का क्वथनांक कम हो जाएगा और वह ताप उबलेगा। यही कारण है कि अधिक ऊंचाई पर पहाड़ी स्थानों पर दाब एक वायुमंडलीय से कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है। आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया है? डाल्टन द्वारा, मेंडलीव द्वारा, डोबेराइनर द्वारा, मोजले द्वारा। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले द्वारा दिया गया, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सन 1913 में जे मोजले ने एक आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम मेंडलीव के सभी दोषों को दूर करता है, जबकि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह और 7 आवर्त है। मेंडलीव की आवर्त सारणी हाइड्रोजन का स्थान स्पष्ट नहीं कर सकी थी। अब देखते हैं प्रश्न 46वां। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कौन है? 8 तत्व हैं, 32 तत्व हैं, 3 तत्व हैं या 18 तत्व हैं? तो आंसर ए हो जाएगा 8 तत्व। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस, आर्गन, इनमें से सोडियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम धातुएं हैं, सिलिकॉन उपधातुएं तथा शेष अन्य अधातुएं हैं। 47वां प्रश्न है, तत्व कैलिफोर्नियम किस श्रेणी में आता है? एक्टिनाइड सीरीज में, क्षार श्रेणी में, लेंथेनाइड में, क्षारीय मृदा धातु में। तो ये आता है एक्टिनाइड सीरीज में आता है। इसको CF सिंबल से डिनोट करते हैं। कैलिफोर्नियम CF एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 98 है। परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के सभी तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है। इस श्रेणी के तत्वों के गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर अलग से क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। अब देखते हैं 48वां प्रश्न। आवर्त सारणी के एक ही समूह के तत्व रखते हैं, क्या रखते हैं? समान प्रोटॉनों की संख्या, समान हाइड्रोजन, समान संयोजकता संख्या, समान संयोजक इलेक्ट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये रखते हैं C, समान संयोजक इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं 49वां प्रश्न। Pb का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10 5s2 है। चतुर्थ आवर्त षष्टम आवर्त में जाएगा, सप्तम में जाएगा, पंचम में जाएगा। तो ये जाएगा षष्टम में। Pb का परमाणु क्रमांक 82 तथा द्रव्यमान संख्या 207 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवत है: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p2। स्पष्ट है कि यह आवर्त सारणी को छठे आवर्त का तत्व है। इसको वर्ग चौथे ए या 14 में रखा गया है। यह P ब्लॉक का तत्व है। 50वां प्रश्न। 50वां क्या हो जाएगा? वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 56 है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में? तो आंसर हो जाएगा ए, S ब्लॉक में। बेरियम का परमाणु क्रमांक 56 है तथा द्रव्यमान संख्या 137 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है: बेरियम 56 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2। स्पष्ट है कि इसे आवर्त सारणी के छठे आवर्त के वर्ग सेकंड ए में रखा गया है। इसके बाह्य यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातुओं को आवर्त सारणी के वर्ग सेकंड ए में रखा गया है, जो निम्नलिखित है: बेरियम 14, मैग्नीशियम 12,
कैल्शियम 20, क्रोमियम 38, बेरियम 56 तथा रेडियम 88। अब देखते हैं 51वां प्रश्न। प्रश्न 51 है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या है 6, 7, 8, 18, तो हो जाएगा बी। दीर्घाकार आवर्त सारणी में मोजले द्वारा प्रस्तुत की गई आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिनमें समूह जिनको समूह कहते हैं, जिसमें 7 क्षैतिज कतारें होते हैं, जिनको आवर्त कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त श्रेणी में के गुण निम्नलिखित हैं। इसमें समान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा गया है। यही कारण कि एक समूह के तत्वों के समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। आवर्त संख्या आवर्त में तत्व से अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या n को दर्शाती है। प्रत्येक आवर्त यह दर्शाता है कि नया कोष इलेक्ट्रॉन में भरा गया है या नहीं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं। इसके बाद के आवर्तों में 8, 8 और 18, 18, 32 तत्व हैं। 7वां आवर्त अपूर्ण है। इस आवर्त सारणी के छठे एवं 7वें आवर्त में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के 14, 14 तत्व नीचे रखे गए हैं। 52वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक का युग्म एक ही समूह के तत्वों को प्रदर्शित करता है? 11, 20, 12, 30, 13, 31, 14, 33, तो हो जाएगा सी। परमाणु क्रमांक 13 तथा 31 वाले परमाणु तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। 13 1s2, ये क्या हो जाएगा 3p1, और यहाँ पे 4s2 और 4p1। स्पष्ट है कि परमाणु क्रमांक 13 तथा 31 वाले तत्व पी ब्लॉक के तत्व हैं। अतः ये तत्व एल्युमिनियम तथा जर्मेनियम है। एल्युमिनियम को आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तथा जर्मेनियम को आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में रखा गया है। अब देखते हैं प्रश्न 53। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तत्वों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा ये हमारे पास 8, 18, 32, 21। 8, 18, 32, 21, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 53 का बी। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18 है। पोटेशियम के 19 से प्रारंभ होकर ये तत्व क्रिप्टॉन 36 तक स्थित है। 18 तत्वों की सारणी निम्नलिखित है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये पूरा जिंक तक आ जाता है, और उसके बाद गैलियम, ये क्रिप्टॉन तक आ गया। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्व की धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है? धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घटती है। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है। अर्थात आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, विद्युत धनात्मक लक्षण तथा धात्विक गुणधर्म, तत्वों की अपचायक प्रवृत्ति तथा ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। जैसे लीबे, बीसी, नाफ, नेना, ये क्या हो जाएगा आवर्त तीसरा। और इसके बाद नेना, मागे, अलसी, पार्सल और क्या, तो ये क्या है? धातु, धातु, उपधातु, अधातु, धातु, अधातु, ऐसे ये बढ़ती जा रही। तो अब देखते हैं 55वां प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे कम, सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? N2O5, P2O5, AS2O5 और SB2O5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आवर्त सारणी में किसी तत्व में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है, वह अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। इसी प्रकार उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है तथा अम्लीय शक्ति घटती जाती है। लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध प्रकट करता है? सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो डी ऑप्शन, मैग्नीशियम के साथ। आवर्त 2 के तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। यदि आवर्त 3 के तत्वों को सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन आदि से विकर्णवत गुणों में समानता रखते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है।
LIMG का, BE का, AL से, B का SI से। अक्रिय गैसों की परमाणविकता होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो होगी 1। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहते हैं। अक्रिय गैसों की परमाणविकता 1 होती है क्योंकि अक्रिय गैसें एक परमाणु होती हैं। अक्रिय गैसों के नाभिक पूर्ण रूप से भरे एवं स्थायी होते हैं। अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में वर्ग 0-18 में रखा गया है। इनके नाम निम्नलिखित हैं: हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान और रेडान। इनमें से रेडान एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अब देखते हैं 58वां प्रश्न। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, सोडियम। तो हो जाएगा पोटेशियम। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ते हैं तथा धन विद्युतीय लक्षण घटते हैं, जबकि किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के ऋण विद्युतीय लक्षण घटते हैं तथा धन विद्युतीय लक्षण बढ़ते हैं। सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन तथा मैग्नीशियम की विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्रमशः निम्नलिखित है। पोटेशियम लेस देन सोडियम, लेस देन मैग्नीशियम, लेस देन फ्लोरीन। तो 0.8, 0.9, 1.31, 3.98। अतः स्पष्ट है कि पोटेशियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, अतः यह सर्वाधिक प्रबल धन विद्युतीय तत्व है। आवर्त सारणी में 100वां तत्व किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? आइंस्टीन के, बोहर के, फर्मी के, क्यूरी के। तो हो जाएगा सी, इटालियन वैज्ञानिक इनरिको फर्मी के सम्मान में आवर्त सारणी के 100 तत्वों का 100वें तत्व का नाम फर्मीनियम, यह 25700 रखा गया है। यह एक एक्टिनाइड श्रेणी का बहुत ही भारी तत्व है। यह 7वें तत्व का यह ब्लॉक तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn5f7s2 होता है। इसकी खोज फर्मी ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जिसके आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु भार, परमाणु आकार। तो आधुनिक आवर्त नियम मोजले द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब देखेंगे 61वां प्रश्न। क्षारीय मृदा धातुएं एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, कॉपर, सिल्वर, ऑरम। तो हो जाएगा आवर्त सारणी में यस ब्लॉक के वर्ग सेकंड ए में क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है। इनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय तथा मृदा के समान हैं, मृदा के समान अगलनीय होते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं निम्नलिखित हैं: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इनमें से रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ऑक्सीजन व सल्फर को एक समूह में रखने का कारण क्या है? बाह्यतम परमाणु कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनकी परमाणविकता, उनके भौतिक अवस्था, उनके अणुओं की संरचना है। तो ए क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और सल्फर को आवर्त सारणी के एक ही समूह में रखा गया क्योंकि उनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती। ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4, S16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। स्पष्ट है कि इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n2 np4 है। इन्हें आवर्त सारणी के वर्ग 6a अर्थात 16 में रखा गया। आवर्त सारणी के वर्ग 6a में 6 तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम तथा पोलोनियम को स्थान दिया गया है। निम्न में से कौन सा अर्धधातु नहीं है? Sb, Sn, As, जर्मेनियम। ऐसे तत्व जो धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु या अर्धधातु कहलाते हैं। आवर्त सारणी में इनको धातुएं और अधातुएं के मध्य रखा गया। आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या 7 है जो इस प्रकार है, निम्नलिखित है: बोरान का, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम आदि। द्वितीयक आवर्त के तत्व कहलाते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्व क्या कहलाते हैं? क्या ये?
तो प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, सेतु तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, सामान्य तत्व कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं 64 का बी मतलब सेतु तत्व, ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के तत्वों से विकर्ण युक्त समानता रखते हैं, जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरान, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस। ये तत्व ब्रिज सेतु तत्व कहलाते हैं। ये तत्व अपने समूह के दोनों उपवर्गों के तत्वों के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, क्लोरीन। तो क्लोरीन हो जाएगा। किसी अणु में किसी तत्व के परमाणुओं के साझेक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का ऋण विद्युतीय लक्षण घटता है। आवर्त सारणी में हैलोजन सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है। इसकी ऋणात्मकता का क्रम क्रमशः कैसे होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 66 प्रश्न, निम्न धातुओं की बढ़ती अपक्रियाशीलता का सही क्रम है? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस। तो धातुओं की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जिस धातु के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी वह धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील होगा। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातुओं की अपक्रियाशीलता घटती है क्योंकि धन विद्युतीय लक्षण घटता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, इसलिए धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम निम्नलिखित है। क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर आदि। विकल्प ए सही क्रम में है। 67 प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया कर लेती है? कॉपर, फेरस, मैग्नीशियम, सोडियम। तो सोडियम कर लेती है, इसलिए हम नमक देखते हैं, नमक को पानी में घुलते तुरंत घुल जाते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है वो। तो सोडियम अत्यंत मुलायम और चमकदार धातु है। सोडियम अत्यंत ही क्रियाशील तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। सोडियम की नमी में रखने पर इसकी चमक नष्ट हो जाती है। सोडियम धातु जल से शीघ्र अपक्रिया करके एक रंगहीन विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और H2O गैस देता है। यह अपक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और अपक्रिया के दौरान सोडियम धातु गर्म होकर नारंगी लौ के साथ जलने लगती है। सोडियम को जब हम जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनाती है। प्रश्न 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? जिंक, कॉपर, सिल्वर और मरकरी। ऐसी धातुएं जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है वे धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का स्थान कॉपर, सिल्वर तथा मरकरी से ऊपर। अतः ये तीनों धातुएं अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, जबकि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, अतः यह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। इसलिए अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। 2HCl प्लस जिंक ZnCl2 प्लस H2। 69वां, कौन सी अपक्रिया संभव है? Al जिंक सल्फेट से यही संभव है। हम जानते हैं कि धातुओं की अपक्रियाशीलता का क्रम निम्नवत है। क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, सिल्वर और हम। स्पष्ट है कि जिस धातु की क्रियाशीलता अधिक वह धातु अपने कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है। जैसे 2 एल्युमिनियम प्लस 3 जिंक सल्फेट, ये कर देगा तो ये क्या बना लेगा? एल्युमिनियम सल्फेट और 3 जिंक बना लेगा और ये बाकी सारी रिएक्शन नहीं होगी। अब फफोलेदार तांबा क्या होता है? ये प्रश्न अच्छा है। फफोलेदार तांबा, शुद्ध कॉपर, तांबे का अयस्क, तांबे की मिश्र धातु, तांबा जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? फफोलेदार तांबा कहते हैं। फफोलेदार तांबे में लगभग 98% तांबा तथा 2% अन्य अशुद्धियाँ सल्फर, आर्सेनिक, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, लेड की होती है। फफोलेदार तांबा कॉपर के मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट CuFeS2 से प्राप्त किया जाता है। यह एक सल्फाइड अयस्क है जिसका सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। सांद्रण के पश्चात इसका अर्जन परावर्तन
नी भट्टी में किया जाता है। इस भट्टी में अयस्क को गर्म करके हवा प्रवाहित करने पर Cu2s प्लस Fe जिसे मैट कहते हैं तथा कुछ मात्रा में CO2 प्राप्त होता है। 2Cu Fe2 प्लस O2 गिव्स Cu2s प्लस 2Fes प्लस SO2। अब इस मैट को एक नाशपाती के आकार के बेसमर परिवर्तन में भर देते हैं जिसकी आंतरिक सतह पर सिलिका SiO2 का लेप लगा होता है। इसमें वायु प्रवाहित करने पर निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। कौन सी होती है? 2Fes प्लस 3O2 गिव्स 2FeO प्लस 2SO2। FeO प्लस SiO2 गिव्स FeSiO2 धातुमल। और 2Cu2s प्लस 3O2 2Cu2O प्लस 2SO2 C2s प्लस 2Cu2O 6Cu प्लस SO2 ये बन गया आपका फफोलेदार तांबा। अब देखेंगे 71वां प्रश्न। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अधातुएं कुचालक होती हैं किसकी? ऊष्मा की, विद्युत की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों की। ऐसे तत्व जो रासायनिक अपक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तथा ये भंगुर होते हैं और इनके गलनांक तथा क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक लक्षण बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 22 अधातु तत्व हैं। सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। केवल कार्बन ही ऐसा अधातु है जो विद्युत का अच्छा चालक है। अब देखते हैं प्रश्न 72। यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड 52.9% एल्युमिनियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड 27.27% कार्बन रखता है तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम को सत्य मानते हुए एल्युमिनियम कार्बाइड में एल्युमिनियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन है हमारे पास 1.123%, 0.375%, 74.94%, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट 72 का सी। 72 का सी हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एल्युमिनियम की प्रतिशत मात्रा 52.9%, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 100 माइनस 52.9 बराबर 47.1%, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27.27%, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 72.73% हो जाएगा। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम Al2O3 में 72.73 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है बराबर किसमें? 27.27 ग्राम कार्बन में। 47.10 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है किसमें? 27.27 गुणे 47.10 बट्टे 72.73% में बराबर 17.62 ग्राम कार्बन में। एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 में Al तथा C का अनुपात कितना है? 52.9 अनुपाते 17.62 तो हो जाएगा 3:1। एल्युमिनियम कार्बाइड में एल्युमिनियम की मात्रा कितनी हो जाएगी? 3/3 प्लस 1 गुणे 100% बराबर ये 3/4 गुणे 100% बराबर 75%। अतः निकटतम मात्रा कितनी होगी? 74.97%। अब 73वां प्रश्न है। बकमिंस्टर फुलरेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 30, 90, 60, 16। तो आंसर हो जाएगा सी 60। बकमिंस्टर फुलरेन कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसके एक अणु में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसके अणुओं की संरचना फुटबॉल जैसी होती है। सर्वाधिक सामान्य फुलरेन C60 है। इसमें 38 फलक होते हैं जिसमें से 12 फलक पंचकोणीय तथा 26 फलक षटकोणीय होते हैं। कार्बन के सभी अपर रूपों में यह सर्वाधिक अस्थायी होता है। 74वां डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु के अंदर क्या होता है? फिर उप विभाजित किया जा सकता है। दूसरा है फिर से उप विभाजित नहीं किया जा सकता। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रखता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बी, फिर से उप विभाजित नहीं किया जा सकता। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य तत्व यौगिक या मिश्रण सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं।
डाल्टन ने परमाणुवाद के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की। पहला, द्रव्य अविभाज्य है तथा परमाणुओं से मिलकर बना है। एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। तीसरा, रासायनिक अपक्रिया में परमाणु पुनः व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अपक्रिया में ना ही उन्हें बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की। 52वां प्रश्न, जब एक उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है तब क्या होता है? परमाणु क्रमांक में कमी होती है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, आकार में कमी होती है या आकार में वृद्धि होती है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आकार में कमी होती है। जब एक उदासीन परमाणु अपने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है तब उसकी परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है, क्योंकि उसका परमाणु आकार घट जाता है। जैसे ये चित्र में सोडियम का, तो स्पष्ट है कि सोडियम परमाणु का आकार अधिक है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर इसका परमाणु आकार कम हो जाता है, जिससे Na+ की परमाणु त्रिज्या भी कम हो जाती है। 76वां, परमाणु में मुख्यतः क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाले में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों होते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु कहलाता है। परमाणु इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य कक्षा में चक्कर लगाते हैं। रासायनिक अपक्रिया में केवल परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? 10⁵5, 10⁻6, 10⁻−5, 10⁸ तो हो जाएगा सी 10⁻5। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 होती है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर, दोनों का अनुपात कर लिए तो आ गया 10⁻5 मीटर। 78वां, किसी तत्व यम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः 25 व 52 है, तब यम+ आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होगी कितनी होगी? तो ऑप्शन है हमारे पास 25, 25, 27, 25, 27, 25, 25, 27, 25, 27, 25, 27, 23, 25, 27। तो आंसर हो जाएगा डी। रासायनिक अपक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। अतः जब कोई उदासीन परमाणु धनायन या ऋणायन बनाता है तो केवल इलेक्ट्रॉनों की ही संख्या बदलती है, जबकि प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न में तत्व यम का परमाणु क्रमांक 25 तथा धनात्मक द्रव्यमान संख्या 52 है, तो यम+2 धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन परमाणु से 2 कम होगी, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यम+2 धनायन बना रहा होगा। यम+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 - 2 बराबर 23 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 25 - 2 बराबर 23। यम+2 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। यम+2 में न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, 52 - 25 बराबर 27 हो जाएगा। 79 प्रश्न है, किसी परमाणु का परमाणु भार किसके कारण होता है? परमाणु भार किसके कारण होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के कारण, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग अथवा द्रव्यमान तथा हाइड्रोजन के 1.008 भार द्रव्यमान से कितने गुना भारी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को उस परमाणु का परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। 80वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? कोहरा, आर्द्रता, क्वथनांक, रुधिर। तो हो जाएगा सी, क्वथनांक। किसी ऐसी वस्तुएं जिसमें कुछ भार होता है स्थान घेरती हैं। सभी वस्तुएं जैसे पत्थर, बादल, भोजन, पानी, रेत का कण आदि स्थान घेरती हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, गैस पदार्थ। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से केवल क्वथनांक पदार्थ नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह ताप है जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। अब प्रश्न देखते हैं 81वां, एक पदार्थ जिसकी आवृत्ति
आकृति और आयतन निश्चित है, वो क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है आपका? गैस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, ठोस हो सकता है, क्या हो सकता है? तो हो सकता है वह ठोस। हम जानते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो ठोस, द्रव्य तथा गैस हैं। ठोस पदार्थ का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रव्य पदार्थ का केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। उसे जिस बर्तन में डाला जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। गैस की ना तो निश्चित आकृति होती है और ना ही निश्चित आयतन होता है। 22वां प्रश्न 82, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? संगमरमर, धोने का सोडा, चूना, पीतल। तो इसमें पीतल हो जाएगा, क्योंकि यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, जैसे H2O, NH4Cl, Na, NO3 आदि हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को किसी निश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, जैसे वायु, रेत, पीतल आदि। अतः यहाँ पीतल एक मिश्रण है, क्योंकि यहाँ कॉपर और जस्ता का मिश्रण है, जबकि अन्य सभी यौगिक हैं। इनके रासायनिक सूत्र निम्नलिखित हैं। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का वोल्टाइज। मिश्रण किसका परिणाम है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रण क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, भौतिक परिवर्तन। मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों या दोनों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग से बनता है, जैसे पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। वायु कई गैसों का मिश्रण है। अतः स्पष्ट है कि मिश्रण एक भौतिक परिवर्तन का परिणाम है। एक यौगिक रखता है, क्या रखता है? निश्चित गलनांक, गलनांक और क्वथनांक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 84 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रूप से संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण संयोजित तत्वों के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं कि यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक दोनों निश्चित होते हैं। 85 प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा तत्व सही नहीं है? यह एक कण है, यह तरंग के समान है, और इसमें क्या हो जाएगा? कक्षकों में घूमते समय ऊर्जा निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर इसकी गति प्रभावित होती है। तो आंसर हो जाएगा 85 का सी। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस ने डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश जो सामान्य तरंग है, कण की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार पदार्थ भी कण तथा तरंग दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। डी ब्रॉगली के अनुसार किसी परमाणु के चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन कण तथा तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित तरंग दैर्घ्य से संबद्ध रहता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv, जहाँ h प्लांक नियतांक, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा v इलेक्ट्रॉन का वेग है। जबकि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुपात कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा में मात्रा निश्चित होती है, इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते रहते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज हो, अर्थात कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2π, n बराबर 1 2 3। जीवन प्रभाव के अनुसार जब किसी पदार्थ या परमाणु से विकिरण का उत्सर्जन हो रहा हो तो उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर उसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो जाती हैं। अतः विकल्प सी क्या है? असत्य है। अब 86वां प्रश्न देखेंगे। किसी नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है, क्या होती है? शून्य होती है, शून्य से कम होती है, शून्य से अधिक होती है, कुछ परमाणु में शून्य से कम तथा कुछ में शून्य से अधिक होती है। तो 86 का बी। किसी भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कक्षाओं की संख्या में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन के परमाणु से बाहर निकल जाने पर उसकी ऊर्जा शून्य हो जाती है, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा है। 87वां प्रश्न, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहचाना जा सकता है कैसे? चक्रण द्वारा, आवेश द्वारा, उस मार्ग द्वारा जिस पर यह चक्रण कर रहा है, चारों क्वांटम संख्या द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आवेश द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों का मौलिक कण है। ये सभी तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। इसके आवेश
को इकाई ऋण आवेश भी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसके समान होता है? अल्फा कण, बीटा कण, न्यूट्रॉन या मेसान? तो आंसर हो जाएगा इसका ए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में कैथोड किरणों के प्रयोग में की गई। इसको -1 e इलेक्ट्रॉन प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर 1.602 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 9.11 गुणे 10⁻31 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। परमाणु के तीनों मूलभूत कणों में इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक हल्का होता है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान 1.76 गुणे 10⁻18 कूलाम प्रति ग्राम निर्धारित किया। बीटा किरण प्रतीक का -1 बीटा होता है। ये किरण ऋणावेशित होती है। इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के समान तथा द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के समान होता है। अब देखते हैं 89 प्रश्न। यदि एक परमाणु अपनी मूल अवस्था में 2k 8l 18m और 2n इलेक्ट्रॉन रखता है, तब कुल चुंबकीय क्वांटम संख्या m = 0 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? a = 6, b = 10, c = 7, d = 14। तो 89 का हो जाएगा डी 14। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या k l m n 2 8 18 2, तो हो जाएगा टोटल 30। अतः यह उत्तर Zn होगा। जिंक 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, यहाँ n = 4। द्विगांशी क्वांटम संख्या 1 = n-1 4 - 1 3 होगी। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान क्या हो जाएगा? m = 0, m = 0 -1 0 + 1, m = 0, m = -1 0 + 1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम पहुँच गए। 3d10 में हो जाएगा कितना? -2 -1 0 + 1 + 2, m = 0 में 1 4s2 में 0 हो जाएगा। तो अतः m = 0 के लिए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? बराबर 14 हो जाएगी। तो यदि 90 प्रश्न, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की चक्रण संख्या +1/2 तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है, तो यह किस कक्षक को प्रदर्शित करेगा? S कक्षक, P कक्षक, D कक्षक या F कक्षक? तो आंसर हो जाएगा हमारा P कक्षक। P कक्षक के लिए L = 1, m = -1 0 + 1, अतः चुंबकीय क्वांटम संख्या m = -1, अतः यह प्रदर्शित करती है कि p ऑर्बिटल है। यह चक्रण क्वांटम संख्या S = +1/2 यह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। m = -1 0 + 1, S = +1/2 P कक्षक। 91 प्रश्न। कौन सा कक्षक चित्र, हुंड व पाउली नियम का पालन नहीं करता? तो ये हो जाएगा आपका चारों ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? ए वाला नहीं करता। क्यों नहीं करता? यहाँ पे पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। अर्थात यदि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m का मान समान हो, तो उनकी चक्रण क्वांटम संख्या s अलग अलग होगी। अतः यदि एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या S = +1/2 है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या S = -1/2 होगी। हुंड के नियम के अनुसार एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की युग्मन तब तक संभव नहीं है जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों के एक इलेक्ट्रॉन आ न जाए। अतः विकल्प ए हुंड तथा पाउली अपवर्जन का नियम का पालन नहीं करता। 92 प्रश्न। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0 है, तो संवेग में अनिश्चितता होगी 0 होगी, h/4 पाई होगी, h/4 पाई से पहला b वाला अधिक होगी, ये कम होगी, ये अनंत होगी। तो d क्या हो जाएगा? अनंत होगी। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। इसलिए ΔX गुणे ΔP इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो ΔX क्या है? स्थिति में अनिश्चितता, ΔP क्या है? संवेग में अनिश्चितता, और h क्या है? प्लांक नियतांक। अतः ΔX = 0, तो ΔP बराबर क्या हो जाएगा? h/4 पाई गुणे 1/ΔX। तो ΔP = h/2 पाई गुणे 1/0, ΔP = h/0, तो h = इन्फिनिटी हो गया। तो इस प्रकार से हम आ जाते हैं अब 93 प्रश्न पे। किस पे? 93 पे। H+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s0 1s1
1:2 तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, अतः द्रव्यमान संख्या 1 है, इसे 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s0 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन धन आयन H+ बनाने में एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। देखते हैं प्रश्न 94। एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 है, उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्या होगी? 4 होगी, 6 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो ए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अतः इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 14 वाला तत्व सिलिकॉन है। यह एक उपधातु है जो कार्बन परिवार का सदस्य है। कार्बन परिवार के सभी सदस्य चतुर संयोजक हैं। ये तत्व 4 सहसंयोजक बंध बनाकर अष्टक संरचना प्राप्त करते हैं। टाइटेनियम रेडियो सक्रिय विघटन पर देता है, क्या देता है? 95 प्रश्न है। अल्फा कण देता है, बीटा कण देता है, न्यूट्रॉन देता है, और इनमें से कुछ नहीं। तो बीटा टाइटेनियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, इसे 1n3 से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक है 1 तथा द्रव्यमान संख्या 3 होती है। इसके विघटन से बीटा कण का उत्सर्जन होता है। 1s3 गिव्स 2He3 + -1 बीटा 0। एक भौतिक राशि का परिमाण n तथा यूरेनियम इसका मात्रक किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास n प्रोपोर्शनल टू u, n प्रोपोर्शनल टू √u, n प्रोपोर्शनल टू 1/u और d n प्रोपोर्शनल टू 1/√u। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वेग v भौतिक राशि का परिमाप n गुणे मात्रक u है, तो n बराबर 1/u गुणे v, n प्रोपोर्शनल टू 1/u हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? आवृत्ति, प्लांक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, विद्युत धारा। तो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा एक मूल राशि है, अर्थात इसे व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मात्रक एम्पियर है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा स्क्वायर है। प्लांक नियतांक एच का मात्रक जूल तथा आवृत्ति म्यू का मात्रक सेकंड है। यदि बल F, त्वरण a तथा समय t को मूल मात्रक माने तो लंबाई के लिए बीमी सूत्र होगा, क्या होगा? F0 T2 F2 T0 F80। तो 98 का ए। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण वेग परिवर्तन की दर बटे समय हो जाएगा, तो ए बराबर dv/dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन dv बराबर इंटीग्रेशन a dt, v बराबर at, परंतु वेग विस्थापन बटे समय हो जाएगा, तो x/t बराबर 80 हो जाएगा। तो x बराबर 80 स्क्वायर, जहाँ x क्या है? लंबाई, अतः लंबाई x बराबर F0 80 स्क्वायर। अब अगला प्रश्न देखेंगे 99। पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या है? अदिश है, सदिश है, ना अदिश है, ना सदिश है। सदिश व अदिश दोनों है। तो 99 का बी। पृष्ठीय क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। एक निश्चित आकृति के पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिमाण तो होता है, परंतु दिशा नहीं होती। अब 100वां प्रश्न देखेंगे। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, इसका त्वरण 0 है। ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है। उपयुक्त सभी, तो हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। जब नियत वेग से चलती है तो वेग परिवर्तन की दर 0 होगी, अर्थात उसका त्वरण 0 होगा। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन पर के बराबर होता है। 101। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती जहाँ से वह चली थी, तो औसत वेग 0 है, औसत चाल 0 है, चाल दूरी 0 है। उपयुक्त सभी, तो 101 का क्या हो जाएगा? ए। एक गतिमान वस्तु में समय के साथ साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर वापस आ जाती है जहां से वह चली थी, तो उस वस्तु का विस्थापन 0 होगा। औसत वेग कुल तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय, विस्थापन बटे कुल समय, 0/t। औसत वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
केपलर का दूसरा नियम का परिणाम है, क्या है? ऊर्जा संरक्षण का, रेखीय संवेग संरक्षण का और कोणीय संवेग संरक्षण का, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह नियम इस प्रेक्षण से प्रकट होगा कि ग्रह उस समय धीमी गति से चलते प्रतीत होता है। जब वे सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं तो सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। यह नियम कोणीय संवेग संरक्षण का परिणाम है, जो सभी केंद्रीय बलों के लिए मान्य है। सरल रेखा में गति करते एक कण का विस्थापन यस बराबर 8t² + 3t - 5 होता है, जहाँ यस क्या होता है? यस सेंटीमीटर तथा टी सेकंड में है। कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा? यस तो इसमें हो जाएगा 3 सेकंड, 16 सेकंड, 19 सेकंड और 0। तो आंसर हो जाएगा 103 का ए। यदि किसी समय t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति शून्य न हो बल्कि अशून्य हो तो यस बराबर 8t² + 3t - 5। यस के सापेक्ष इसको क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। अवकलन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ds/dt बराबर हो जाएगा 16t + 3 - 0। तो v बराबर हो जाएगा 16t + 3। प्रारंभ में t बराबर 0 तो v बराबर क्या हो जाएगा? 16 × 0 + 3। तो v बराबर 3। प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 104 का है हमारे पास ऑप्शन। एक वस्तु का वेग समय पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करता है। v बराबर 20 + 0.1 t² सेकेंड वस्तु गति कर रही है समान त्वरण से, समान अवमंदन से, असमान त्वरण से, शून्य त्वरण से। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास सी। v बराबर 20 + 0.1 t²। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए a बराबर dv/dt। dv/dt बराबर 0.1 × 2t। dv/dt बराबर 0.2t। a बराबर a प्रोपोर्शनल टू t। वस्तु असमान त्वरण से गति कर रही है। एक सीधी रेखा में चलने वाले कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड तथा इसका मंदन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इस कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? ऑप्शन है हमारे पास 1 मीटर, 19 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 मीटर। कण का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर पर सेकंड ऋणात्मक त्वरण अर्थात मंदन a बराबर -2 मीटर पर सेकंड। कण द्वारा 90 सेकंड में चली गई दूरी यस बराबर ut + ½ at। यस n बराबर u + ½ a 2n - 1 5वें सेकंड में। तो n की जगह पे 5 रख देंगे। क्या हो जाएगा? यस फिफ्थ बराबर 10 + 1/2 - 2 और 2 × 5 - 1। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 10 - 10 - 1 तो 10 - 9 बराबर 1 मीटर। अब 106 प्रश्न। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। वापस आते हुए प्रारंभिक बिंदु पर इसकी चाल क्या होगी? 2000 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, 980 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड। तो 106 का हो जाएगा बी। स्थित में क्या हो जाएगा? जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 200 मीटर पर सेकंड, वस्तु का अंतिम वेग v बराबर 0। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य हो रहा है, अतः g का मान ऋणात्मक होगा। v² बराबर u² + 2gh। तो v की जगह पे 0 बराबर 200 का वर्ग -2 × 10 × h। तो 4000 बराबर 20h। तो h बराबर 2000 मीटर। स्थित सेकंड में क्या हो जाएगा? जब वस्तु को 2000 मीटर ऊंचाई से पुनः जमीन पर फेंका जा रहा है तब वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा? v² बराबर u² + 2gh। v² बराबर 0 + 2 × 10 × 2000। तो v² बराबर 40,000। तो v बराबर आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। अतः वापस आते हुए प्रारंभिक बिंदु की चाल क्या हो जाएगी? 200 मीटर पर सेकंड हो गई। अब 107वां प्रश्न देखेंगे। 107वें प्रश्न में क्या बोल रहा है? एक वस्तु 4.9 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यह जमीन से कितने समय बाद टकराएगी? तो ऑप्शन है 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 0.5 सेकंड।
ऑप्शन डी हो जाएगा। वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 4.2 मीटर, वस्तु का अंतिम वेग v बराबर 0 मीटर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर 4 माइनस 9 का वर्ग माइनस 2gh, 2 गुणे 9.8 गुणे h बराबर 4 माइनस 9 का वर्ग। तो ये हमारे पास क्या आ गया, h बराबर 4.9 गुणे 4.9 बट्टे 2 गुणे 9.8, h बराबर 4.9 बट्टे 4 मीटर। माना यह जमीन से t सेकंड बाद टकराएगी, तब गति के द्वितीय समीकरण से h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ प्रारंभिक वेग u बराबर 0, h बराबर क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, 4.9 बट्टे 4 बराबर 1/2 गुणे 9.8 गुणे टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4.9 बट्टे 2 गुणे 9.8। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, टी बराबर 1/2 बराबर 0.5 सेकेंड। अब देखेंगे प्रश्न 108वां। एक घर्षण रहित मेज पर एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रही है। वस्तु को इसी वेग से चलते रहने के लिए बल की आवश्यकता होती कितनी, 8 न्यूटन का, 0 और 12 न्यूटन, 2 न्यूटन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। दिया गया है क्या, द्रव्यमान 2 किलोग्राम, वेग 4 मीटर पर सेकंड, वस्तु घर्षण रहित मेज पर एक निश्चित वेग से चल रही है, अतः वस्तु का त्वरण a बराबर 0। जड़त्व के नियम से वस्तु तब तक इसी वेग से चलती रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, अतः F बराबर ma। तो F बराबर 2 गुणे 0 बराबर 0 न्यूटन। 109वां प्रश्न है। एक गतिशील वस्तु का कोणीय संवेग हमेशा नियत रहता है यदि क्या किया जाए, यदि परिणामी बाह्य बल लगा हो, परिणामी दाब लगा हो, परिणामी बाह्य आघूर्ण लगा हो, परिणामी बाह्य आघूर्ण ना लगा हो। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। माना दी हुई अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहे पिंड का कोणीय वेग ओमेगा तथा कोणीय संवेग यल है। माना इस पर टाउ बल आघूर्ण आरोपित करने पर इसमें उत्पन्न कोणीय त्वरण अल्फा है, अतः बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण, तो अर्थात टाउ बराबर आई अल्फा। परंतु कोणीय त्वरण प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वर्क कार्य करने की दर। तो टाउ बराबर आई गुणे कार्य करने की दर, आई क्या नियत है, तो टाउ बराबर क्या हो गया, डेल्टा डब्लू अपॉन डेल टी। कोणीय संवेग यल बराबर आई ओमेगा, अर्थात कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है, अर्थात टाउ बराबर डेल यल अपॉन डेल टी। सी बराबर 0, तो डेल यल अपॉन डेल टी बराबर 0, अर्थात डेल यल बराबर 0। अब प्रश्न 110वां। सही संबंध क्या है, यल बराबर आर क्रॉस पी, यल बराबर आर डॉट पी, यल बराबर आर क्रॉस एफ, यल बराबर आर डॉट एफ। तो 110 स्थिर वेक्टर रेखीय संवेग तथा कोणीय संवेग यल में संबंध होगा, यल बराबर पहला ये आर क्रॉस पी होगा। तो 111वां प्रश्न। किसी कण का रेखीय संवेग निम्न संबंध द्वारा p बराबर a b t स्क्वायर दिया है, जहां t समय तथा a और b नियतांक है। कण पर लगने वाला बल में बदलाव अनुक्रमानुपाती होगा किसके, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए टी की घात 0 टी और टी स्क्वायर टी की क्यूब, तो हो जाएगा बी ऑप्शन, टी सही हो जाएगा। कणों के एक निकाय का कुल रेखीय संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान तथा इसके द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से यहाँ यफ कण पर आरोपित बल p रेखीय संवेग है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमणपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। तो यहाँ से F प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी हो गया, F प्रोपोर्शनल टू F इक्वल टू के डी पी अपॉन डी टी हो गया। तो P बराबर A प्लस बी टी स्क्वायर हो गया। P के सापेक्ष अवकलन करने पर डी पी अपॉन डी टी बराबर 0 प्लस 2 बी टी, F बराबर 2 बी टी, तो F प्रोपोर्शनल टू T। 112वां प्रश्न। F बल के अंतर्गत एक यम द्रव्यमान का कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चल रहा है। इसकी चाल होगी क्या होगी, a बराबर अंडर रूट एफ आर अपान एम, बी एफ अपान आर, सी एफ एम आर, डी एफ अपान एम आर। तो 112 यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर घूम रहा है तो उसके वेग का परिमाण
तो नियत रहता है, किंतु दिशा निरंतर बदलती रहती है, जिसके कारण कण पर एक बाह्य बल कार्य करता है। इस बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर दृष्ट रहती है। इस बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। जब कोई पिंड एक समान चाल v से त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल F बराबर mv² r। तो v² बराबर क्या हो जाएगा? Fr/m। तो v बराबर क्या हो गया? √Fr/m, जहाँ m पिंड का द्रव्यमान है। 113वां प्रश्न, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। पृथ्वी को उपग्रह से मिलाने वाली रेखा द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर अनुक्रमणपाती है। a r⁴ 1/2, b r, c r 3/2, d r²। तो 113 का c, केपलर के तृतीय नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय अर्थात ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल t का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन के अनुक्रमणपाती होता है, अर्थात t का वर्ग प्रोपोर्शनल टू r³। तो t प्रोपोर्शनल टू r⁵3/2। 114वां प्रश्न, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तो इसकी विषुवत रेखा पर स्थित एक बिंदु का कोणीय वेग होगा, क्या होगा? 7.3 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड, b 7.3 × 10⁻⁶ रेडियन पर सेकंड, c 10 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड, d 1.5 × 10⁻⁵ रेडियन प्रति सेकंड। अब 114वां प्रश्न है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2π/t। यहाँ ओमेगा कोणीय वेग तथा t आवर्तकाल है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 3.14/24 × 60 तो बराबर 7.3 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। 115वां प्रश्न, पृथ्वी से प्रक्षेपित किए गए प्रक्षेप के लिए निम्न में से क्या हमेशा नियत रहेगा? संवेग नियत रहेगा, गतिज ऊर्जा रहेगी, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक रहेगा, या क्या रहेगा? नियत वेग का क्षैतिज घटक रहेगा। तो इसका ऑप्शन यही है, वेग का क्षैतिज घटक ही नियत रहेगा। जब किसी आंसर है इसका, जब किसी पिंड को नियत प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करता है, जिसे प्रक्षेप गति कहते हैं, तथा इसका पथ प्रक्षेप पथ कहलाता है। किसी प्रक्षेप गति के दो अलग अलग समकालिक गतियों के घटक के परिणाम के रूप में लिया जा सकता है। इनमें से एक घटक बिना किसी त्वरण के क्षैतिज दिशा में होता है तथा दूसरा गुरुत्वीय बल के कारण एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। वेग के दो घटकों में से क्षैतिज घटक यक्ष अक्ष की यक्ष गति की पूरी अवधि में स्थिर रहता है, क्योंकि इस गति में किसी भी प्रकार का त्वरण कार्य नहीं करता, जबकि वेग का ऊर्ध्वाधर घटक वायु परिवर्तित होता रहता है। 116वां प्रश्न देखेंगे अब, यदि पृथ्वी सिकुड़कर वर्तमान त्रिज्या से 1/3 गुना कम कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 2/3g हो जाएगा, 3/2g होगा, c 4/9g होगा और d 9/4g होगा। तो आंसर हो जाएगा 116 का a। पृथ्वी की त्रिज्या कम होने पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान घटता है, अतः पृथ्वी के सिकुड़ने पर नया गुरुत्वीय त्वरण g हो तो g डैश बराबर g 1 - h/re। तो जहां re पृथ्वी की त्रिज्या है और h क्या है? re/3। तो g डैश बराबर g 1 - re/3। तो ये हो जाएगा क्या? g डैश बराबर 2/3g। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? a। अब देखते हैं प्रश्न 117वां, केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का सही मान क्या हो जाएगा? सही मान हो जाएगा b 273.16 केल्विन। जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप 1/273.16 भाग को केल्विन कहते हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री C का केल्विन स्केल पर मान 273.16 केल्विन होता है। अब देखते हैं प्रश्न 118। 118 प्रश्न में क्या बोल रहा है? पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है? g g/2 g/4 g/8। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ से
h ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण g डैश बराबर g/1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर। प्रश्नानुसार h क्या है, आर ई है, तो g डैश बराबर g/1 प्लस आर ई अपान आर ई का होल स्क्वायर, तो ये 1 + 1 का होल स्क्वायर मतलब g/4 हो जाएगा। g डैश बराबर g/4। 119वां प्रश्न, एक सरल लोलक के लिए यल तथा टी के बीच ग्राफ होगा अति परवलय टाइप का, परवलय या सीधी रेखा या वक्री रेखा, तो हो जाएगा बी ऑप्शन परवलय होगा। एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2π√L/g होगा, जहां यल डोरी की प्रभावकारी लंबाई है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये टी सरल लोलक का आवर्तकाल है। दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो टी वर्ग बराबर 4π×L/g, तो यल बराबर 4g/4π × L प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसलिए टी और यल के बीच ग्राफ परवलयाकार होगा। 120वां प्रश्न, 120वां 253 केल्विन का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, तो 120 का हो जाएगा K-273/5 बराबर F - 32/9, तो जहाँ K ताप केल्विन में है, F ताप फ़ारेनहाइट में है, तो क्या हो जाएगा 253 - 273/5 बराबर F - 32/9, तो -20/5 बराबर F - 32/9, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। -180 बराबर 5F बराबर -160, तो 5F बराबर कितना हो गया -20, तो F बराबर -4। 253 के बराबर -4F, तो किसी पदार्थ का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है केल्विन स्केल पर, बढ़ोतरी बराबर है किसके, 300 केल्विन के, 2.46 केल्विन के, 27 केल्विन के या 7 केल्विन के, तो आंसर हो जाएगा ए 121 का ए 300 केल्विन पे। C - 0/100 बराबर K - 273/100, C बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 - 0/100 K - 273/100, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 27 बराबर K - 273, तो K बराबर 27 + 273, तो हो जाएगा 300 केल्विन। 122वां प्रश्न है, दो पिंड तापी साम्य में कहे जाएंगे जब दोनों समान ताप पर होंगे, दोनों के पास समान ऊष्मा होगी परंतु ताप अलग अलग होंगे, ऊष्मा का प्रवाह हो इनमें से कोई नहीं, तो 122 का क्या हो जाएगा ए। ऊष्मा गतिकी में साम्य अवस्था में अभिप्राय यह है कि जब भिन्न भिन्न ताप पर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं तो दोनों वस्तुओं के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है तथा ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, तथा यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि पूरे निकाय का ताप समान न हो जाए, और इस स्थिति में एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। इस स्थिति को तापीय साम्य कहते हैं। अब 123वां प्रश्न देखेंगे, जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है क्योंकि इनके परमाणुओं का आकार बढ़ता है, इनके परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ती है, सही कारण का पता नहीं है इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन 123 का बी, इनके परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ती है। जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो पदार्थ के अणु तेजी से गति करने लगते हैं तथा ताप बढ़ने पर पदार्थों के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे धातु की छड़ का प्रसार होता है। प्रश्न 124, जब एक कॉपर वाल को गर्म किया जाता है तो किसमें अधिकतम प्रतिशत वृद्धि होती है, इसके व्यास में, क्षेत्रफल में या आयतन में या घनत्व में, आयतन में या घनत्व में, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सही सी, आयतन में। अधिकांश पदार्थ गर्म होने पर प्रसारित होते हैं तथा शीतलन पर सिकुड़ते हैं। किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन होने पर उसकी विमाओं में अंतर हो जाता है, अर्थात किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि को तापीय प्रसार कहते हैं। लंबाई में प्रसार को रैखिक प्रसार, क्षेत्रफल में प्रसार क्षेत्रीय प्रसार, आयतन में प्रसार आयतन प्रसार कहते हैं। कॉपर बाल को गर्म करने पर रैखिक प्रसार आयतन प्रसार में बदल जाता है तथा इसकी आयतन में वृद्धि हो जाती है। 125वां अंतिम प्रश्न देखेंगे, एक बर्तन जिसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है में द्रव्य भरा है, द्रव्य का आयतन प्रसार गुणांक गामा यदि गर्म करने पर द्रव बर्तन से बाहर निकल जाता है तब गामा का मान 3 अल्फा के बराबर होगा, गामा का मान 3 अल्फा से बड़ा होगा, गामा का मान 3 अल्फा से बड़ा होगा या गामा का मान 3 अल्फा से छोटा होगा या गामा का मान 3 अल्फा अल्फा स्क्वायर से बड़ा होगा, तो इसका 125 का बी। एकांक लंबाई के छड़ के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड
वृद्धि करने पर लंबाई में वृद्धि क्षण के पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा के बराबर होती है। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर क्या हो जाता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि। जबकि एकांक आयतन वाले ब्लॉक के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर आयतन में वृद्धि पदार्थ के आयतन प्रसार गुणांक के बराबर होती है। आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। यदि गर्म करने पर द्रव बर्तन के बाहर निकल जाता है तब द्रव का आयतन प्रसार गुणांक बर्तन के रेखीय प्रसार गुणांक से ज़्यादा होगा। रेखीय क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक में निम्न संबंध होता है। अल्फा बराबर क्या होता है, बीटा अपान 2 बराबर गामा अपान 3। तो गामा बराबर 3 अल्फा, इसलिए गामा का मान 3 अल्फा से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से यह 2011 का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।